सो हेलो एवरीवन, वीडियो शुरुआत होने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 25 फरवरी 2024 को हर्ष बिहारी सर पटना आ रहे हैं। पटना में होने वाला एक बहुत ही बड़ा जुडिशरी का सेमिनार, और जो सेमिनार है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जुडिशरी का सेमिनार होने वाला है। इस सेमिनार में हर्ष बिहारी श्रीवास्तव सर, जिनके पास 32 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप लोग को तैयारी करनी है, क्या आप लोग को रणनीति अपनानी है, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है कि जिससे आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाए। यहाँ इस सेमिनार में हर्ष बिहारी सर तो आएंगे ही, साथ ही साथ जितने भी सिलेक्टेड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जितने भी सिलेक्टेड जजेस हैं या एपीओ हैं या हायर जुडिशरी में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, वो सब भी आएंगे एंड आपको गाइडेंस देंगे कि क्या उन्होंने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, कैसे वो सिलेक्ट हुए थे एंड कैसे आप तैयारी करो कि भीड़ से हट के आपका सिलेक्शन हो सबसे पहले। जो इसका एड्रेस है, वो एड्रेस है हीरा पैलेस, न्यू डाक बंगला रोड, लोदीपुर, पटना, बिहार। ये जो एड्रेस है आप लोग हीरा पैलेस का, आप लोग देख सकते हैं गूगल मैप पे, इसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। एंड 25 फरवरी 2024 को 11 बजे ये सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में जरूर आएं। आप आएं, अपने दोस्तों, अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनको साथ लाएं। आप लोग को हर्ष बिहारी सर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा एंड इस सेमिनार में अधिक से अधिक संख्या में आए। एक अनाउंसमेंट ये भी था कि अगर आपको चाहिए कि हर्ष बिहारी सर आपके भी सिटी में आए, आपके भी शहर में आए, तो अपने शहर का नाम कमेंट करें। जिस शहर का नाम सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में आएगा, अगला सेमिनार उसी शहर में होने वाला है। तो आइए अब आज का वीडियो देखते हैं हर्ष बिहारी सर के द्वारा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग के बीच में आज एक ऐसा वीडियो जा रहा है जो सीआरपीसी के सेक्शन से रिलेटेड है। जो स्टूडेंट बराबर डिमांड करते हैं कि सर मुझे डेमो क्लास लेनी है, मुझे कोई ट्रायल क्लास दे दीजिए, उनको ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस पर जो क्लासेस चलती है वो किस प्रकार चलती है, कैसे चलती है, कैसे उसमें पढ़ाया जाता है, वो आप लोग इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बार आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी परीक्षा रिफ्रेशर पर वीडियो तैयार होता है वो आपके सिस्टम पर आपको आसानी से मिल। इसमें सारे लीगल इवेंट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट, और इसके साथ साथ कोई वैकेंसी आती है, कोई एग्जामिनेशन की डेट आती है, एग्जामिनेशन के बाद उसके पेपर का एनालिसिस करना होता है, कोई रिजल्ट आता है, और उसके बाद जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस से सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनके इंटरव्यू आप लोग को इस पर दिखाए जाते हैं। इतनी ज़्यादा फीचर्स यूट्यूब चैनल की है परीक्षा रिफ्रेशर की कि आप इसको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं आज आप लोग जो क्लास देखने जा रहे हैं परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस की, वो बेल से जुड़ी हुई है, ज़मानत से। इसमें आप लोग को जो नई बीएनएस है उसमें और सीआरपीसी में कंपैरिजन किया जाएगा कि कैसे वहाँ पर बेल का प्रोविज़न था, कहाँ प कैसे यहाँ पर था। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, तो आप लोग को एक-एक बारीकी इसमें मिलते रहेंगे। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए जो क्लासेस हैं वो हायर जुडिशियल की चलती रहती है, सिविल जज की चलती है, और इसके साथ-साथ एपीओ की चलती है। क्लास गूगल मीट पर चलती है। क्लास के लिए आप लोग को एडमिशन लेना पड़ता है, और जो एडमिशन होता है वो आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस पर जो लेते हैं वो आपको अपना आधार कार्ड भेजना पड़ता है, जो जो परीक्षा रिफ्रेशर का मोबाइल नंबर है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो क्लासेस होती है वो गूगल मीट पर चलती है, लाइव क्लास चलती है, रिकॉर्डेड वीडियो चलता है, आप लोग के लिए पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलता है, और इसके साथ साथ आप लोग को टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। तो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट जो दो नंबर सर का शो कर रहा है, 9005078691 या 9335144265, दोनों में से किसी भी नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजकर आप इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज चलती है, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप लोगों को प्रिंटेड मैटर मिलता है, जो गाइड के फॉर्म में होता है, जो नोट्स के फॉर्म में होता है, जो जीएस के फॉर्म में होता है। जैसे आप लोग
गाइड मंगा सकते हैं बिहार एचजेएस की, आप लोग गाइड मंगा सकते हैं यूपी एचजेएस की, एपीओस की गाइड मंगा सकते हैं। जो प्रिंटेड मैटर है जैसे जीएस का 6 वॉल्यूम है, जो सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है स्टूडेंटों को, जीएस कैसे पढ़े, वो 6 वॉल्यूम में आप लोग जीएस पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिंदी मीडियम दो और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंटों के लिए है। और ये ध्यान रखिएगा जो ये जीएस है, इसमें एक बुक में 20,000 आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, क्लासिफिकेशन मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको टेबल फॉर्म में ढेर सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स मिलेंगे। ये स्टूडेंट आप लोग जो नोट्स मंगाना चाहते हैं, ये 2 नंबर शो कर रहा है, आप इसमें अपना पोस्टल एड्रेस सेंड करेंगे तो आपको नोट्स भेजा जाएगा। टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं, इसी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड को सेंड करेंगे। और डे स्टूडेंट आप अगर एडमिशन चाहते हैं हायर जुडिशियल में, सिविल जज में, एपीओ में, तो इसी नंबर पर आपको अपना आधार कार्ड भेजना पड़ेगा। फिर कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा और आप उसमें एडमिशन लेके क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जो गूगल मीट पर चलता है। अभी डे स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार एपीओ का रिजल्ट आया और बड़ा बम्पर रिजल्ट आया परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के लिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 55 स्टूडेंटों ने ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के। उनके एक एक के इंटरव्यू भी आपको दिखाए गए, वो प्रमाण के रूप में, क्योंकि लोग झूठा दावा भी कर देते हैं कि मेरे यहाँ से इतने स्टूडेंट हुए, इतने। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस एक गंभीर बैच है। इसके जो सर हैं वो 32 ईयर से आप लोग की टीचिंग करा रहे हैं, तो आप लोग को जो भी इवेंट्स बताए जाते हैं वो प्रमाण के साथ दिए जाते हैं, ताकि कहीं से कोई डाउट न क्रिएट। हमने आप लोग को अभी तक कम से कम 20 से 22 स्टूडेंटों का इंटरव्यू दिखाया जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के थे। अभी और के भी इंटरव्यू आएंगे, थोड़ा सा समय का इंतज़ार करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज देखते हैं कि देखिए जो बेल का प्रोविज़न है वो सीआरपीसी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 में क्या था, और भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है उसमें क्या बना दिया गया है प्रोविज़न, एक एक करके हम लोग को देखेंगे और समझेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए जो अ, हम लोग के सीआरपीसी है, जो हम लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी, और वो सीआरपीसी कब की पढ़ते हैं, 1973 की। तो 1973 के सीआरपीसी में जो ये प्रोविज़न है बेल का, वो 437 436, जिसको हम लोग 436 कहते हैं, इसमें बेलेबल ऑफेंस का है। ये बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज पर्सन जो बेल की डिमांड करता है मजिस्ट्रेट से या पुलिस ऑफिसर से, वो 436 में करता है। अब जो आप लोग के लिए बीएनएसएस बन गया है, BNSS, याद कर लीजिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें जो बेल का प्रोविज़न है बेलेबल ऑफेंस का, वो 478 में है, 478 बेलेबल ऑफेंस का। तो आपको याद रखना है 436 पुराने ओल्ड सीआरपीसी में, और जो नया वाला एक्ट बना है उसमें 478 में है। दूसरी तरफ जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जिसमें बेल की डिमांड की जाती है 437, वो बीएनएसएस में, नए वाले एक्ट में 480 में है नॉन बेलेबल की, ये आप लोग को याद रखना है। और जो 438 है जिसको हम लोग एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, वो दिया गया है 482 482 सीआरपीसी में। तो अब आप लोग इसको याद रखिएगा, 436 बराबर 478, 437 बराबर 480, 438 बराबर 482। इसमें हम लोग को बेलेबल, नॉन बेलेबल और एंटीसिपेटरी बेल के बारे में प्रोविज़न दिया गया। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि बेलेबल ऑफेंस से बेल कैसे मिलती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस से बेल कैसे मिलती है, एंटीसिपेटरी में बेल कैसे मिलती है। वो प्रोविज़न वही है जो ओल्ड सीआरपीसी में, नए वाले में कल सेक्शन रिसफलिंग हुई है, प्रोविज़न वही है। तो चलिए अब हम लोग परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर उस प्रोविज़न को एक एक करके देखते हैं, और उसमें आपके साथ परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के ढेर सारे स्टूडेंट भी क्लास को देख रहे हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, रेडी हो जाइए। देखिए जो बेल होता है, जमानत होता है, वो सीआरपीसी में सेक्शन 436 से स्टार्ट होता है। बेल के बारे में प्रोविज़न मिलते हैं, कैसे बेल होती है, ज़मानत होती है।
देखिए जो बेल लेना है ये विधिक अधिकार है, इसको हम लोग कहते हैं सांविधिक अधिकार। विधिक अधिकार या सांविधिक अधिकार, स्टैच्यूटरी राइट। एक तो पीटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेल होती है वो है क्या? तो बेल जो है वो स्टैच्यूटरी राइट है, विधिक सांविधिक अधिकार है। अब ये जो बेल होती है वो 3 प्रकार से माँगी जाती है। एक होती है बिफोर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, एक होती है आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर और तीसरा होता है आफ्टर कन्विक्शन। देखिए जो चीज़ बता रहे हैं बहुत ही यूनिक चीज़ है। 3 समय जो एक्यूज़ होता है वो बेल की डिमांड करता है। एक तो बिफोर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। अभी तक आप ही जानते हैं कि जब एफआईआर हो जाती है तो बेल की डिमांड की जाती है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया है कि जो एंटीसिपेटरी बेल होता है जिसको हम लोग अग्रिम ज़मानत कहते हैं, वो उसकी डिमांड हम लोग बिफोर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर कर सकते हैं। दूसरा होता है आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर। अगर हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई है तो भी हम बेल की मांग कर सकते हैं। और तीसरा होता है कन्विक्शन के बाद। बहुत कम लोग को इसकी जानकारी रहती है कि क्या कन्विक्शन के बाद भी बेल की डिमांड होती है? आपका आंसर होगा यस। तो पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना कि 3 प्रकार से बेल की डिमांड होती है। बिफोर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर दर्ज होने के पहले, आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर दर्ज होने के बाद और तीसरा नंबर है आफ्टर कन्विक्शन, सजा होने के बाद। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा सा बता देते हैं फिर डिटेल करते हैं। देखिए ये कहा जाता है कि अगर कभी किसी पर्सन को ये लगता है कि मेरे खिलाफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अज़मानती अपराध की कोई एफआईआर होने वाली है, मुझे कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस में एफआईआर करके मुझे फंसा सकता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में मुझे अगर फंसा देगा तो मेरी ज़मानत अगर नहीं मिलेगी तो मैं जेल चला जाऊँ। तो अगर किसी को क्या किसी को रीज़नेबल रीज़न से, युक्त कारण से ये लगता है कि मुझे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में फंसाया जा सकता है, तो वो जो है 2 कोर्ट से बेल की डिमांड कर सकता है। और वो दोनों कोर्ट हैं सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। जो अग्रिम ज़मानत एंटीसिपेटरी बेल होती है इसकी डिमांड की जाती है 438। सीआरपीसी के सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल यानी जिसको हम लोग कहते हैं अग्रिम ज़मानत की मांग की जाती है। ये जो एंटीसिपेटरी बेल होता है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की डिमांड किया जाता है और ये दोनों कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन। यानी अगर कोई पर्सन एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड करता है, ये ज़रूरी नहीं कि उसको सेशन जज दे दे और न ये ज़रूरी है कि उसको हाई कोर्ट दे दे। तो अगर आपको डाउट है कि आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में फंसा के आपको जेल भेज दिया जाएगा और सेशन कोर्ट ने आपकी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने भी आपकी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या कोई और ऑप्शन है? दिल्ली जाना पड़ेगा, यार होगी। सुप्रीम कोर्ट में सर फाइल कर सकते हैं। क्या एंटीसिपेटरी बेल? जी सर। नो, अपील फाइल नहीं सर, हाई कोर्ट। ऐसे ये सीखो, गलत मीडिया बताती है आप लोग। अब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के जो हमको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देने वाली कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस नहीं, यानी हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड नहीं कर। हम सुप्रीम कोर्ट में क्या जा सकते हैं? अपील के रूप में कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए और हमारे स्टेट के हाई कोर्ट ने हमारी एंटीसिपेटरी बेल को अब आता है आफ्टर कन्विक्शन। जब किसी को सजा हो जाती है तो सजा के बाद जो कन्विक्टेड पर्सन होता है उसके जो एडवोकेट होते हैं वो कौन कौन सी एप्लीकेशन रेडी रखते हैं? पहला एप्लीकेशन रेडी रखते हैं फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट का।
प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, ठीक। जो फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट होता है की डिमांड अभी देखे यूएस में अमेरिका की कोर्ट से लेडी जज से उस कन्विक्टेड पर्सन के मांगा था, और वो जज साहिबा ने जब मना कर दिया तो एक्यूज उनके ऊपर हमला कर दिया। इसका वीडियो भी आप लोग को भेजा गया था, देखा था आप लोगों ने, ग्रुप में डाला गया था ना, महिला जज पर यस हमला। सर। यस सर, देखा था। उससे हाँ पहले भी एक वीडियो देखे थे। हाँ, तो वही चीज आज देखो बताने जा रहे। तो ठीक से पढ़ लो, नहीं तो एक्यूज हमला करेगा, बहुत चोट लगेगी, जज बनो। देखो, ये फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट का रिलीफ की मांग करते हैं। ये क्या कहते हैं कि मेरे एक जो क्लाइंट है, यानी जो कन्विक्टेड पर्सन है, उसको आपने कन्विक्ट कर दिया है, उसने जीवन में पहली बार ऑफेंस किया, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, और जो उसने ऑफेंस किया है वो बहुत ही नॉमिनल है, छोटा अपराध है जिसको पिटी ऑफेंस कहते हैं। इसलिए आप इसे सुधरने का मौका दीजिए। इसको हम लोग बोल चाल में सुधरना कहते हैं, इसको लॉ में कहते हैं प्रोविजन, परिविच, ठीक। तो अगर कोर्ट, वो जो ट्रायल कोर्ट है जिसने कन्विक्शन दिया है, अगर उसने वो अलाउ कर देती है गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट की एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है, तो जिस व्यक्ति को सजा मिली है वो जेल नहीं जाता, वो अपने घर चला जाता, और कोर्ट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो मैक्सिमम 3, मिनिमम कुछ भी, 1 हफ्ता लगा सकती, 10 दिन लगा सकती, वर्ष लगा, 2 वर्ष लगा सकती, कुछ भी लगा सकती। तो देखो, जो भी टाइम ड्यूरेशन लगाएगा कोर्ट, उसको बोलते हैं प्रोविजन पीरियड, परिवीक्षा अवधि, सुधरने का टाइम। उसमें उस कन्विक्टेड पर्सन्स को रिस्ट्रिक्शंस रहता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को, आप अपने स्टेट को, आप अपने कंट्री को छोड़कर नहीं जा सकते बिना कोर्ट के परमिशन। नंबर 2, आप किसी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर होती है, कोई क्रिमिनल केस होता है, तो जो आपकी सज़ा या सस्पेंड की गई है, यानी आपको जो प्रोविज़न पर छोड़ा गया है, वो शुरू। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी शर्त रहती है, आप इस दौरान 1-1 हफ्ते पर, 10-10 दिन पर, जो कोर्ट आपके ऊपर टाइम फिक्स करेगी, आप थाने पर या कोर्ट में आकर अपनी अटेंडेंस देते रहेंगे कि मैं भागा नहीं हूँ, मैं हूँ। अगर वो जो कन्विक्टेड पर्सन है कोर्ट के द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को, कंडीशन को फुलफिल कर लेता है और टाइम बीत जाता है, तो उसके एडवोकेट उसकी कोर्ट में फिर से अप्लाई, जिस कोर्ट ने कन्विक्शन दिया था, सजा दिया था, जिस कोर्ट ने प्रोविजन पर छोड़ा था, उसी कोर्ट में फिर से अप्लाई। अब एप्लीकेशन किस बात की देते हैं? इसलिए देते हैं कि आपने मेरे ऊपर जो कंडीशन लगाई थी, मैंने उसको पूरा कर दिया। तो कोर्ट क्या करती है कि जो कन्विक्शन का जजमेंट है, जो सस्पेंड था परिवीक्षा तक, प्रोविजन तक, अब एक नया जजमेंट देता है, एक्विटल। एक तो आप लोग ये याद रखना, कन्विक्शन के बाद ये हो। दूसरा, जब ऑफेंस बड़ा है, ऑफेंस गंभीर है, हीनियस ऑफेंस है या कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फर्स्ट ऑफेंडर रेट का, तब एडवोकेट क्या करते हैं, उसी ट्रायल कोर्ट से जिसने कन्विक्शन किया है, उसे कहते हैं कि आप मेरे क्लाइंट को बेल दे दी। अब क्वेश्चन होता है कि जब कन्विक्शन हो गया तो अब बेल क्यों चाहिए? अब बेल हमें इसलिए चाहिए कि हम ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपीलिएट कोर्ट में जाना, अपीली न्यायालय में जाना, इसलिए जाना चाहते हैं कि मुझे आपका जजमेंट स्वीकार नहीं। तो जो अपील का ड्यूरेशन होता है 30 डेज, 90 डेज डिस्क्राइब्ड होता है, उतने दिन के लिए एडवोकेट डिमांड करते हैं बेल की। कोर्ट दे भी सकता है, नहीं भी।
ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन। तो ये ध्यान रखना, जो प्रोविजन है ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है। आफ्टर कन्विक्शन या बेल न देना कोर्ट की डिस्क्रिप्शन। अगर कोर्ट बेल दे देता है तो बेल उतने समय के लिए देगा जितने समय के लिए अपील का ड्यूरेशन हो। एडवोकेट ये प्रेयर करते हैं कि अगर आप इसे जेल भेज देंगे तो ये बड़े से बड़े एडवोकेट को नहीं हायर कर पाएगा, अपने फेवर में एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाएगा, एडवोकेट की फ़ीस को नहीं अरेंज कर पाएगा। इसलिए आप इसे जो है बेल दे दीजिए अपील करने। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो। तीसरी कंडीशन है कि अगर प्रोविज़न पे नहीं छोड़ा गया या बेल पे नहीं छोड़ा गया तब वो एक्यूज़ पर्सन जाता है। वो एक्यूज़ पर्सन कहाँ जाएगा? जेल। लेकिन ध्यान रखिएगा, जेल जाने से उसके बेल मांगने की जो पावर है वो ख़त्म नहीं हो। वो जेल में रहकर भी सीआरपीसी के सेक्शन 383 में बेल की डिमांड। देखो बेल का रेंज क्या क्या हो गया। बिफोर लॉजिंग एफआईआर दर्ज होने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी, अग्रिम जमानत। दूसरा, आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, तो अभी हम रोके हुए, अभी इसको डिटेल में पढ़ा। तीसरा, आफ्टर कन्विक्शन, कन्विक्शन के बाद हम लोग बेल किस लिए मांगते हैं? अपील के ड्यूरेशन। और अगर तीनों कंडीशन में बेल नहीं मिली, प्रोविज़न पर भी हमको नहीं छोड़ा गया, हमको बेल भी नहीं दी गई, अपील करने के लिए जेल भेज दिया गया, तो बेल करने का अधिकार ज़िंदा रहता, बना रहता। और वो मिलती है 383। वो जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो जेल में अब डिटेन कर दिया गया है जेल के सुपरिटेंडेंट के थ्रू, वो बेल की एप्लीकेशन। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। देखो इतना डिटेल अगर नॉलेज रखोगे तभी फेस कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। सबको क्लियर है इतनी बात? यस सर। जी। आज एक नहीं समझ गई। यस सर। डब्ल्यू सिंह क्लास में है आप? वादा आपके एरिया की है? आपसे वो बोला भी था जब एडमिशन ये, ले रहे थे आप हर वादा नेवादा ये, यस सर, बात किए थे वो। क्षेत्रवाद शुरू क्या होता है बातचीत में, कैसे लगी? हाँ अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। लेकिन कहाँ चले गए? उनको तो क्लास में रहा। तो देखिए सर हम इनको बोले थे, वो उनको ज्वाइन करने का प्रोसेस पूछ रही थी तो बताए थे। अभी क्लास में थी तो अभी हमने क्लास भी थी। चलिए तो अभी क्लास के बाद आप बता दीजिएगा कि क्लास से डिलीट जाता नहीं, फिर दिक्कत हो, तो आप प्रोसेस बता दीजिएगा क्लास ज्वाइन किया था। अब देखो, ओके सर। अब हम लोग आते हैं क्लॉजिंग ऑफ द एफआईआर दर्ज होती है तब बेल की बात। इस पर आज हम लोग दो सेक्शन को डिटेल में पढ़े, 436 437, 437 400। और देखो इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। देखो जो 436 है वो कहती है कि जो एक्यूज पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसका ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, ये पता कैसे चले? हमने जो अपराध किया, हमारे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए, वो बेलेबल ऑफेंस का है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का, ये पता कैसे चले? का आंसर आप देना शेड्यूल जो सीआरपीसी रूल्स है, जो हम लोग सीआरपीसी पेपर पढ़ रहे हैं, इस 484 सेक्शन है, दो शेड्यूल। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है उसमें भी शेड्यूल नंबर 1 इसी से जुड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो शेड्यूल नंबर 1 है
उसी में क्लासिफिकेशन किया गया है जो ऑफेंस होते हैं वो कौन कौन से अवेलेबल है, कौन कौन से ना। ये तो अलग बात होता है कि जो टीचर होते हैं, लॉ के प्रोफेसर्स, ये क्रिमिनल के लायर्स सेक्शन देख के ही बता देते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। अपने अब आपके ऊपर जो सेक्शन लगी, अगर वो अवेलेबल है, तो एक्यूज पर्सन जो बेल की डिमांड करता है वो दो लोगों से। एक डिमांड करता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग बोलते हैं थाने के बाहर सदर, अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दूसरा है मजिस्ट्रेट। देखिए जो मजिस्ट्रेट है वो क्या पावर है, और स्टेशन इंचार्ज को क्या। अगर स्टेशन पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया है, बेलेबल ऑफेंस है, तो आप पुलिस ऑफिसर से बेल की मांग। पुलिस ऑफिसर मैंडेटरी है, बाध्यकारी है। अब आता है मजिस्ट्रेट। कुछ लोग चाहते हैं कि अरेस्ट होने के पहले हम मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर जाए, पुलिस हमारी पिटाई टाई ना करे। डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस अरेस्ट करके पिटाई टाई करे। तो एडवोकेट एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा करो, सरेंडर कर जाओ। अगर कोर्ट के सामने सरेंडर कर गए, आत्मसमर्पण, ठीक। तो देखो जो 436 है, ये है मैं बाध्यकारी। कुछ ही सेक्शन ऐसी है जो मजिस्ट्रेट के मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कि बेलेबल ऑफेंस में अगर एक्यूज पर्सन मजिस्ट्रेट से बेल की डिमांड करेगा तो मजिस्ट्रेट बेल जरूर देगा, बेल रिजेक्ट नहीं करेगा। कि देखो नाम से ही लग रहा है बेलेबल ऑफेंस। तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि बेल एप्लीकेशन पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जिसको एपीओ बोलते हैं, और प्राइवेट एडवोकेट, एडवोकेट को सुनने के बाद, देखिए जब बेल ग्रांट होती है तो मजिस्ट्रेट दो में से कोई एक काम करते सिक्योरिटीज के लिए, तो कहते हैं प्रतिभू, जमानतदार, गारंटर। एक होता है विदाउट सिक्योरिटी, एक होता है विद। एक को हम लोग बोलते हैं प्रतिभू रहित बंध पत्र, विदाउट सिक्योरिटीज। एक होता है विद सिक्योरिटी, प्रतिभू सहित बंध पत्र। देखिए जो विदाउट सिक्योरिटीज होता है तो प्रतिभू रहित बंध पत्र कहते हैं। इसका उर्दू में बहुत अच्छा नाम है, निजी मुचलका। सब कोर्ट जाओगे तो यही सब लैंग्वेज को मिलेगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल बॉन्ड, और इसको एडवोकेट लोग बोलचाल में कहते हैं पीबी। तो देखो कॉपी में लिख लो, पीबी यानी पर्सनल बॉन्ड इज इक्वल टू मुचलका इज इक्वल टू विदाउट सिक्योरिटी। ये सब एक ही नाम है, ठीक है। पर्सनल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं निजी मुचलका, इसको हम लोग कहते हैं विदाउट सिक्योरिटी, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिभू रहित बंध पत्र। इसमें क्या होता है कि एक्यूज पर्सन के ही केवल बॉन्ड पेपर पर मजिस्ट्रेट उसको रिलीज कर, केवल एक्यूज पर्सन। लेकिन ये जो बॉन्ड पेपर एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करता है, ऐसा एक्यूज बनाया गया पर्सन जो उस एरिया का बड़ा सम्मानित व्यक्ति है, ठीक है। तो ये होता है कि भाई ये बेलेबल ऑफेंस है, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, और इसके खिलाफ बेलेबल ऑफेंस की सेक्शन लग गई है, तो पीबी पर्सनल। मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये कहीं भाग न जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने के बाद ये विक्टिम को फिर मारे पीटे, एविडेंस को ख़त्म करे। तो मजिस्ट्रेट कहता क्या है कि आप जो है गारंटर दीजिए, दो गारंटर, इसको बोलते हैं विद सिक्योरिटी। बेल हो चुकी है, लेकिन जब बेल हो, देखिए जब बेल होती है तो एक्यूज पर्सन को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, बॉक्स में। तो केट लोग को मालूम होगा, भाई राजेश जी कोर्ट जाते जी हैं, जी
तो मजिस्ट्रेट तभी बेल एप्लीकेशन सुनता है, पहले एपीओ से बोलेगा कस्टडी में हो गया, वही देखो क्रिमिनल कोर्ट में कटघरा बना रहता है, ठीक है। तो उसमें एक्यूज पर्सन को खड़ा कर दिया, तब कोर्ट मुहारी अपने कस्टडी में लेकर के रख देता है कटघरा में। हाँ, तो कोर्ट मोरल एपीओ का ही चेला होता है जी वो पुलिस डिपार्टमेंट का ही होता है, एपीओ के ही डायरेक्शन पे काम करता है, वो एक कांस्टेबल रैंक का होता है। तो देखिए, अगर मजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट कर दिया तो क्या वो जो एक्यूज पर्सन है उसको कटघरे से बाहर कर दिया जाएगा? बेल बॉन्ड जब शिकार हो जाएगा नो, तब। हाँ से सुनो, देखो न्याय लोग, जो लोग एचजेएस दे रहे हो, हायर जुडिशियल दे रहे हो, सब पूछा जाएगा। ये सोचो कि कोर्ट नहीं गए, पूछा जाएगा कि बेल ग्रांट हो गई तो वो अब छोड़ दिया जाएगा। और कहीं आपने कहा हाँ, तो समझ जाएंगे कि ये जो इनका 7 साल वाला है 7 दिन का भी नहीं है, कहीं जुगाड़ पानी की भी, भारत ही जुगाड़ पानी से चल रही है। तो इसको जान लेना, बेल ग्रांट होने के बाद वो एक्यूज पर्सन रहेगा बॉक्स में ही, कटघरे में रहेगा, छोड़ा उड़ा नहीं जाएगा। मजिस्ट्रेट अगर पीबी मांगता है, पर्सनल बॉन्ड विदाउट सिक्योरिटी, तब भी, और विद सिक्योरिटी मांगता है तब भी। जब इसको अब आगे आ गया बॉन्ड पेपर, बॉन्ड पेपर को हम लोग हिंदी में कहते हैं बंध पत्र। जैसा आप देखते हो ना कि वो गाय भैंस बकरी को जंजीर से बांध देते, डॉगी आगियों को बांध देते हैं ना, तो इसी तरह एक्यूज को बांधने के लिए जो पेपर होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेपर, बंध पत्र। इसको हम बेल तो दे रहे हैं, कहीं भाग गया तो हम इसको बेल तो दे रहे हैं, यहीं छूटने के बाद गया विक्टिम को मारने पीटने लगा। तो ये कहते हैं 2 गारंटर ले, 2 गारंटर को बोलते हैं विद सिक्योरिटी। बेल हो चुकी है, ध्यान समझते चलिए, बेल हो चुकी है, मजिस्ट्रेट ने कहा कि 2 गारंटर, वो कहता साहब मेरे पास गारंटर। तो देखो सीआरपीसी में 2005 में अमेंडमेंट हो, सीआरपीसी में 2005 में अमेंडमेंट हो गया। अगर किसी उस पर्सन को मजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट कर दिया है, और बेल ग्रांट करने के बाद कोई एक्यूज पर्सन बॉन्ड पेपर देने में नहीं दे पाता बॉन्ड, तब क्या होगा? कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट कहता है अगर वो अपने को इंडिजेंट पर्सन बता देता, निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, बताना नहीं, उसका प्रमाण देना पड़े कि मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं तो इतना निर्धन हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो मेरा बेल कौन लेगा? तो अगर वो निर्धन होने का, इंडिजेंट होने का सर्टिफिकेट दे देता है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करेगी? इंडिजेंट वाले लेटर पर ही उसको विदाउट बॉन्ड। लेकिन अगर आपने इंडिजेंट का प्रमाण नहीं दिया और बॉन्ड पेपर भी नहीं दिया, तो भेज देगा, बेल होने के बाद भी मजिस्ट्रेट भेज देगा। ठीक, अब ये जेल की जो टाइम है वो मैक्सिमम 7 डेज, 7 दिन की। और ये शर्त रहती है कि जो एक्यूज पर्सन को 7 डेज के लिए भेजा जा रहा है, वो अगर 7 डेज के पहले किसी दिन बॉन्ड पेपर दे देता है, फर्स्ट डेट पर, सेकेंड डेट पर, थर्ड डेट पर, फोर्थ डेट पर, फिफ्थ, सिक्स, उसको छोड़ दिया जाए। मान लीजिए वो जेल गया, उसके घर वालों ने, किसी ने बॉन्ड पेपर दे दिया, तो जमानतदार छोड़ दिया जाए। अब अगर 6 दिन तक नहीं दिया तो 7वें दिन ऑटोमेटिक आएगा पीबी। ये नया प्रोविजन सीआरपीसी आया हुआ है, जो आपके नागरिक संहिता में भी यही प्रोविजन। क्लियर है? तो ध्यान से समझना, जिसको नहीं समझ में पूछ लो, ठीक है। कि जो बॉन्ड जरूरी होता है, चाहे वो विदाउट सिक्योरिटीज का हो और चाहे विद सिक्योरिटीज। बेल ग्रांट होने का मतलब नहीं कि आपको कटघरे से निकाल के छोड़ दिया जाए, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही रिपुटेटेड पर्सन है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, मान लीजिए कोई एडवोकेट के ऊपर कोई बेलेबल ऑफेंस की,
तो बेल कराएंगे कि नहीं? अगर कोई एडवोकेट पर बेलेबल ऑफिस के चल लगे तो बेल कराएंगे? जी सर। यस सर। यस सर। एडवोकेटों को छूट है? नहीं है नहीं। सर। हाँ, ध्यान लिखना नहीं, लिखे तो रहते हो गाड़ी में आप लोग, अधिवक्ता उच्च न्यायालय आपके गाड़ी में, एक पुलिस वाले, एक वकील साहब लोग। पुलिस वालों में अगर घर में कोई एक है, पूरा खानदान लिखे रहता है, पुलिस पुलिस। और अधिवक्ता में इलाहाबाद में, प्रयागराज में तो इतनी गाड़ियां घूमती रहती है अधिवक्ता उच्च न्यायालय। अच्छा, इससे छूट क्या है? इससे छूट क्या है? कोई छूट है? अगर आपके नहीं खिलाफ सर। ऑफेंस होगा तो आपको बेल करानी पड़ेगी। हाँ, आप अगर बेलेबल ऑफेंस में स्टडी में आते हैं, आपका जो लाइसेंस होता है, जो बार काउंसिल मिला है, वही आपका पे आपको इतनी छूट एडवोकेसी एक्ट में, चाहे वो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, चाहे जितने का मांगे, अगर आपने अपने लाइसेंस की फोटो कॉपी दी तो आपको छूट। तो ये होती है सर बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस में भी सर वो क्या कहते हैं, सरेंडर करना पड़ेगा? नहीं, मजिस्ट्रेट अपने घर ले जाएगा, डिनर खिलाएगा, लंच खिलाएगा। आप इतने अच्छे हो गए, ऑफेंस किए हो। बिना दिव्या सरेंडर जी, के इतने देर से क्या समझ मान रही हैं? जाएगा। देखो, हमने आप लोग को शुरू में बताया, ध्यान सुनिए। जैसे आपका नाम है दिव्या, ठीक है, यही नाम है ना आपका? यस सर। अगर आप खिलाफ FIR होगे तो आपका नाम क्या हो जाएगा? खिलाफ FIR होगे तब आपका नाम क्या हो जाएगा? एक्यूज्ड दिव्या। अब ये एक्यूज की बला उतारना है कि नहीं उतारना है? ये किसी पर भूत प्रेत चढ़ जाता है तो उतरवाता है कि नहीं? ओझा सोखा तांत्रिक बाबा के पास जाके, वही है। आप जब एक्यूज्ड हो गए, अब उतरवाना है, तो ये उतरवाने के लिए आपको एक पुरोहित ढूंढना पड़ेगा। वो पुरोहित का नाम है एडवोकेट, ठीक? वो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा, ठीक? और आपको अगर वो बेल कराए, ट्रायल कराए, अगर आप हो गए एक्यूटल, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? ये अगर आप एक्यूटल हो गई तो आपका नाम क्या हो जाएगा? जो एक्यूज्ड दिव्या थी, फिर दिव्या ही हो जाएगा। फिर दिव्या हो जाएगा। तो इसको उर्दू में कहते हैं बाई इज्जत बरी। जो आपकी इज्जत दांव पे लगी थी वो आपको बरी कर दिया गया। अच्छा, कहीं मान लीजिए सजा हो गई, आपने कमज़ोर वकील साहब को ढूंढा, या वकील साहब को ठीक से फीस वगैरह नहीं दिया, सजा हो गई, तो आपका नाम क्या होगा? कन्विक्टेड दिव्या। कन्विक्टेड, अपराधी दिव्या। तो आपके पति, आपके आसपास के लोग आपसे घबरा, ठीक? ये ध्यान रखिएगा, चाहे बेलेबल ऑफेंस हो, चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, बेल कराना मस्ट है। अगर आप बेल नहीं कराएंगी तो क्या हो जाएगा? जेल चली जाएगी, ठीक? तो ये कहा गया बेलेबल ऑफेंस में केवल मजिस्ट्रेट बेल देने के लिए बाउंड है, उसी को बोलते हैं मैंडेटरी, बाध्यकारी। बट मजिस्ट्रेट के ऊपर ये बाध्यता नहीं कि आप बॉन्ड पेपर मत मांगो, ये बाध्यता नहीं है। मजिस्ट्रेट की अपनी विवेकाधीन शक्ति है, वो चाहे तो आपसे श्योरिटीज के साथ बॉन्ड पेपर मांगे और चाहे विदाउट श्योरिटी। इसके लिए आप मजिस्ट्रेट को बाध्य नहीं कर, ठीक है? सारी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आपको ध्यान से सुनो, जो ना समझ पूछ लिया करो, ठीक है? इसको हम अब अमेंडमेंट क्या हुआ है इसमें? ये 1973 का प्रोविजन। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ, आप अमेंडमेंट बताइएगा। 2005 क्या अमेंडमेंट हुआ? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005, दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005। इसके द्वारा ये अमेंडमेंट किया गया, अगर किसी व्यक्ति की बेल एक्सेप्ट हो गई, यानी मजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट कर दिया, और करना ही करना है चूंकि मैंडेटरी पावर है, और मजिस्ट्रेट ने बॉन्ड पेपर मांगा एक्यूज पर्सन, ठीक? अब वो बॉन्ड पेपर मांगा तो उसने कहा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। मजिस्ट्रेट ने कहा प्रमाण दो, प्रमाण दे देगा। जैसे आप लोग पढ़ते हो CP सेक्शन पर 33, CPC के 33 में क्या, इंडिजेंट पर्सन। CRPC के सेक्शन में बोला गया है
304 304, तो वो आपको कोर्ट के सामने देना पड़ेगा। तो कोर्ट क्या करेगी, आपको बिना बॉन्ड पेपर के छोड़। अब आया कि आपने या तो निर्धन का प्रमाण पत्र नहीं दिया या आपने उसकी दावेदारी नहीं की, तो बेल ग्रांट होने के बाद भी वो एक्यूज कहाँ जाएगा, जेल। और कितने दिन के लिए, 7 डेज। रिलैक्सेशन क्या दिया गया है, अगर इस पहले दिन से लेके 7वें दिन के बीच में किसी भी दिन अगर वो बॉन्ड पेपर सबमिट कर देता है तो उसे रिलीज कर दिया जाए। ऐसे डीप में बोलना, ठीक है। चाहे पीटी में पूछा जाए, चाहे मेंस में पूछा जाए, चाहे इंटरव्यू में, आप समझिएगा, इसको बता लोगे। अब आता है नॉन बेलेबल। देखिए पहले तो आप लोग ये समझो कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है उसका कदापि ये मीनिंग है, इसकी बिल्कुल मीनिंग ये नहीं कि इसमें बेल नहीं मिलती। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलती है कि नहीं मिलती? यस सर, मिलती है मिलती है सर। मिलती है भाई, तभी तो आप बड़ा एडवोकेट करते हो। बड़ा एडवोकेट का मतलब क्या है कि नॉन बेलेबल में भी आपको बेल दिला देना वो। अच्छा, मान लीजिए नॉन बेलेबल में नहीं दिला पाए, तब वकालत खत्म, बोलेगा अरे 50,000 लिए तो बता नहीं पाए। तो देखो नॉन बेलेबल का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ये मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है कि बेल दे या न दे। तो देखो इस जो ये सेक्शन है 430 से 400 से, इसको आप लोग को बहुत अच्छी तरह बता देते हैं, खूब डीप में समझा देते हैं। देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको 3 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर। पहला पार्ट है कि 437 में अगर कोई एक्यूज पर्सन अगर एक्यूज बनाया जाता है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, तो कब वो बेल पा जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस का कौन सा ऐसा एक्यूज पर्सन है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होने के बाद भी वो बेल पा जाएगा। 3 बता देते हैं। पहला तो ये याद रखना। दूसरा आप याद रखना कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो कौन कौन सी कंडीशन है कि जिसमें बेल नहीं मिलेगी। आप चाहे जितने बड़े एडवोकेट को ले, फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगी। और तीसरा है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर पहली वाली कंडीशन नहीं है, पहली वाली क्या है, नॉन बेलेबल में भी अधिकार के रूप में आप बेल मांग सकते। तीसरी कंडीशन ये है कि नॉन बेलेबल में आपको बेल नहीं मिलेगी। अब बचती है बीच वाली कंडीशन, सेकंड नंबर पे ही बड़े एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड वाले पे ही बड़े एडवोकेट का आर्गूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड वाले ही के लिए हमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केस ला की ज़रूरत पड़ती है। जरा फर्स्ट वाले पहले आ जाइए। ऐसे कौन से मामले हैं जिस नॉन बेलेबल का एक्यूज पर्सन भी अधिकार के रूप में जमानत की मांग करेगा और मिलेगा। प्रभात मालूम है आपको? 379 सर। चोरी करो बेल मिलता जाएगा। नहीं, चोरी नहीं, छीनने का जो आरोप लगता है कि सोना छीन लिया, चेन छीन लिया, तो बेल मिल जाएगी। जी उसमें मिल जाएगा। कहाँ लिखा है ये? इसको मालूम है सही सही? मेरे को यस सर। बिलो देन 16 ईयर्स हो वो, या फिर तो पर्दानशी औरत हो, और या फिर तो रोगी या शिथिलांग व्यक्ति हो। एक लोग हाँ, निशांत क्या जैसे कोई मतलब कोई वृद्ध व्यक्ति हो या फिर 16 वर्ष से कम आयु की हो, कोई व्यक्ति हो, और कोई स्त्री हो जो पर्दानशीन हो, इस तरह ये तीनों कंडीशन है। देखिए 3 कंडीशन है जी, आपको मालूम है क्या? 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति हो, कोई स्त्री हो, या कोई रोगी व्यक्ति हो या शिथिलांग हो, इस तरह से उसे जमानती अपराध में जमानत दी जा सकती है। 3 कंडीशन है, इसको ठीक से सुन। देखो 3 कंडीशन है। पहला है ए पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 16, ए पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 16, ऐसा व्यक्ति जो 16 वर्ष से कम आयु।
ठीक है, 16 वर्ष से कम आयु, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कुछ भी। ठीक, पहले तो ये याद रख। दूसरा, ए पर्सन हु इज वुमेन्स, देखो ऐसी महिला जो पर्दा नशीन, पर्दा नशीन समझते हैं? मालूम हो तो बताएं। सभी लोग को मालूम है पर्दा नशीन महिला है? नहीं सर। ऐसी महिलाएं जो किसी कस्टम के द्वारा, ट्रेडिशन के द्वारा, रूढ़ या प्रथा के द्वारा क्या होती, पर्दा में रहती। जैसे आप गौरव जी कहाँ रहते हैं? कटिहार में। जी सर। कटिहार में जो आपकी दादी जी नानी जी है वो पर्दे में रहती थी, घूंघट में। जी जी सर। हाँ, जैसे जो मुस्लिम लेडीज हैं पर्दे में रहती थी, उन्हीं को बोलता है। ये कहा गया कि उनको की कोई जानकारी नहीं होती, अगर वो कभी आई जाती हैं तो चाहे जिस एज की होंगी उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। तीसरा, ए पर्सन इज सिक आर इनफर्म, रोगी या रोगी, ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत वृद्ध है, चोर है, रोगी है, ठीक है, अगर उसके खिलाफ कोई नॉन बेलेबल ऑफर है, ये कहा जाता है कि उसको बेल दे। ठीक है, मान लो हार्ट का पेशेंट है, तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, या उसको डायबिटीज़ वगैरह का पेशेंट, मतलब कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज है कि वो जेल में रहेगा तो हो सकता है, तो ये कहा गया कि उसको बेल दे दो, 3 कंडीशन। ताकि चौथा किसी को अधिकार के रूप में बेल की मांग। मेडिकल टेस्ट किया जाएगा तब तो। और क्या, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। हाँ। सारे राजनेता जब पकड़े जाते सबसे पहले कहते हैं को चक्कर आ रहा है, कुछ नहीं, मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए, डॉक्टर बताएगा कि इनको जेल में रखना खतरा होगा, बेल दे दो। तो देखो ये 3 लोग अधिकार के रूप में बेल की मांग कर सकते हैं, और जो ट्रायल कोर्ट है, जो बेल सुनने वाली कोर्ट है, वो उनको बेल, अब बेल इनको विद सिक्योरिटी देगा कि विदाउट सिक्योरिटी देगा, वो पूछा जाता है जुडिशरी के इंटरव्यू पूछा जाता है कि अगर किसी को बेल दे दिया गया 16 वर्ष से कम वाले को, या पर्दानशीन महिला को, रोगी को, तो विद सिक्योरिटीज होगा कि विदाउट सिक्योरिटी? तो आप ये बताइएगा, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन विवेकाधीन, कोर्ट यहाँ पर बेल देने के लिए बाउंड है, यानी कि 3 लोग नॉन बेलेबल करेंगे तो ट्रीट होंगे बेलेबल ऑफेंस की तरह, ऐसे समझ। ये 3 लोग अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस करते हैं तो ये ट्रीट होंगे बेलेबल ऑफेंस की तरह। तो बेलेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट बेल बॉन्ड पेपर मांगता है? जी सर, बिल्कुल मांगता मांगता है, तो आप लोग को बताए। ठीक है, हाँ, मजिस्ट्रेट को आगे चाहे पीबी पर छोड़ दो, पर्सनल बॉन्ड पर, और चाहे विद से हो। तो यहाँ पर इन लोगों के ऊपर भी वही प्रोविजन लागू होंगे जो, ठीक है, नोट करके लिखिए, आप लोग सब गड़बड़ कर दो। देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस में, अजमानती अपराध में, इन लोगों को मजिस्ट्रेट या कोर्ट बेल ग्रांट कर देगा। फर्स्ट, ए पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 16, ऐसा व्यक्ति जो 16 वर्ष से कम आयु का है, ऐसा व्यक्ति जो 16 वर्ष से कम आयु का है। नंबर 2, ए पर्सन इज वुमेन एंड पर्दा नशीन, वह महिला हो और पर्दा नशीन, एनी एज, कोई भी उम्र की। तीसरा, ए पर्सन इज सिक आर इनफर्म,
वह व्यक्ति रोगी या विकलांग हो, रोगी या विकलांग हो। सर शीतलांग का मतलब means जैसे क्या है? हाथ पैर जिसको आप देखते हैं पैरालिसिस वगैरह नहीं मार देते, हाथ पैर नहीं उठते विकलांग हाँ हाँ विकलांग जिस- हाँ हाँ वही। विकलांग भी नहीं कि एक आंख मान लीजिए खराब है तो फिर बिल दे दे। ये तो 3 आप याद रखना कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के लोगों को मजिस्ट्रेट या कोर्ट, देखो आप लोग के सीआरपीसी में लिखा रहता है मजिस्ट्रेट और कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है सेशन। ये आप लोग अपने नोट्स में लिखिएगा कि जहाँ पर कोर्ट वर्ड यूज होगा तो कोर्ट का मतलब होगा सेशन। उसमें सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट में भी तीनों मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड। ठीक है, ये हर समय के लिए याद रख लो आप। अब आता है ऐसे कौन से लोग हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस करने के बाद, ठीक है, उनको फर्स्ट टाइम में इसके सामने वो अपीयर होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने या सेशन कोर्ट के सामने, वो बेल नहीं देगा, वो बेल नहीं देगा। अब आप लोग इसको जुडिशियल ऑफिसर बनने जा रहे हो, इसको गांठ बना के याद कर लो, ठीक है ना। जो गांठ बनेगी कहाँ बनेगी? खोपड़ी में, कि मतलब हमको भी नहीं देना है कल मजिस्ट्रेट बनने पर। नंबर 1 देखो 3 लोगों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर डेथ सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ऐसा आरोपी, ऐसा अभियुक्त व्यक्ति है जिसके ऊपर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का आरोप है, डेथ सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो जिस भी कोर्ट के सामने वो फर्स्ट टाइम अपीयर होगा वो उसको बेल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दे। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति जो प्रीवियसली कन्विक्टेड, पूर्व में दोष सिद्ध पा चुका है, ये जो आज ऑफेंस किया है इसके पहले भी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको जा चुकी, कन्विक्टेड पर्सन है, और इस बार उसने जो ऑफेंस किया है वो डेथ सेंटेंस का किया है, मृत्युदंड का, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद का किया है, या 7 वर्ष या 7 वर्ष से, उसको भी कोई कोर्ट बेल नहीं दे। ठीक है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसने 2 या 2 से अधिक बार कोर्ट ने उसको कन्विक्टेड कर चुका है, यानी इस बेल के पहले, इस नॉन बेलेबल ऑफेंस के पहले भी वो 2 बार या 2 बार से अधिक कन्विक्टेड हो चुका है। और जब किसी को 2 बार कन्विक्शन मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हैबिचुअल ऑफेंडर, हिस्ट्री सीटर। तो कहने का मतलब कि अगर कोई हिस्ट्री सीटर है और कोई ऑफेंस करता है और वो ऑफेंस 3 साल या 3 साल से ऊपर का भी है तो भी उसको बेल नहीं दे। 3 इयर्स या 3 इयर्स से ऊपर का भी है उसको भी वो मजिस्ट्रेट या वो सेशन कोर्ट फर्स्ट टाइम बेल नहीं। तो ये आप जान लो कि ये 3 ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें बेल मिलेगी ही नहीं फर्स्ट टाइम। पहला हमने क्या बताया, अगर किसी के ऊपर डेथ सेंटेंस का, ये लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट, यानी कि फांसी की या उम्र कैद का आरोप है, तो बेल नहीं मिली। दूसरा, ऐसा व्यक्ति है जो प्रीवियस में कन्विक्टेड है और सेकंड टाइम उसने जो ऑफेंस किया है इसका वो एक्यूज बनाया गया है डेथ सेंटेंस का या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का या 7 ईयर या मोर देन 7 ईयर, उसको भी बेल। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक बार कन्विक्टेड हो चुका है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कुछ भी, तो इस बार उसने बहुत छोटा सा ऑफेंस किया, 3 इयर्स और 3 अबव 3,
3 साल या 3 साल तो भी नहीं मिली। और कहाँ? ओरिजिनल कोर्ट। अच्छा, बेल नहीं मिली तो वो क्या करे? अगर किसी को, नाजिया बताइए, आप प्रैक्टिस लायर है, बेल नहीं मिली तो कहाँ ले जाएंगे उसको आप? रिजेक्ट हो गई, नहीं सर, हाई कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट में नहीं जाए, सेशन कोर्ट में जाएगा। सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर जी। मान लीजिए मजिस्ट्रेट के यहाँ से रिजेक्ट हुई, सेशन में जाइए, सेशन से रिजेक्ट हुई तो उसको हम सेशन तो लोग रिजेक्ट, हाई क्या कोर्ट। क्या बोलते हैं? अपील बोलते हैं। Yes. हाई कोर्ट में हम जाएंगे तो बेल की अपील के लिए जाएंगे ना। Yes, sir. सेशन कोर्ट के रिजेक्शन के अगेंस्ट हम गए हुए तो क्या बोलते हैं? अपील। क्या बोलेंगे? देखो, दो बातें क्लियर हुई, एक तो किनको हम बेल देंगे और किनको बेल नहीं। अब आता है कि ऐसा मामला जो न फर्स्ट वाले में आता और न इस, जैसे चोरी है, थेफ्ट, किसी ने पहली बार चोरी किया, यूज बनाया, तो चोरी बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल? जी, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल? नॉन अवेलेबल है सर, नॉन अवेलेबल। नॉन बेलेबल। नॉन अवेलेबल। चलिए, राम नरेश वर्मा जी गए थे कहाँ? बहुत दूर दूर जाते हैं बेल कराने। हाँ, झांसी गए थे। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। कल कहाँ गए थे बेल कराने भाई? झांसी गए थे सर, एक मामला था। आपका नाम? बहुत दूर दूर जाते हैं, हरियाणा गए थे बेल कराने। सब लोग देखो, नंबर रखे रहना, कल बेल कराना हो ऐसे प्रैक्टिस करते। बताइए, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस का कोई एक्यूज्ड आता है तो क्या करेंगे? चोरी का। ये बेल लगाएंगे सर, बेल कराएंगे उसकी। क्या आर्गूमेंट करेंगे? कोर्ट से क्या बोलेंगे? पहले पहले तो सर उसके जान पड़ेंगे, उसमें एफआईआर में क्या है, उसके जो निकलेगा तो बता। देखो, अब ये जो बीच वाला, आप लोग बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए, म्यूट करिए। देखिए, जो बीच वाला मैं आप लोग से कह रहा है, इसी पर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन, कोर्ट की डिस्क्रिप्शनरी पावर क्या है? अगर कोर्ट बेल को रिजेक्ट करेगा तो विद रीजन, जो बीच वाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कोर्ट अगर बेल अलाउ करेगा तो भी विद रीजन। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को काम करते समय, जुडिशियल वर्क करते समय, अगर जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपकी बेल एप्लीकेशन जो आप अलाउ करोगे, बेल अलाउ करोगे, बेल रिजेक्ट करोगे विद रीजन। जैसे चोरी का मामला है, चोरी के मामले में कहा गया है कि ये क्या है? नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल। अब अगर नॉन बेलेबल की कोई एफआईआर आती है मजिस्ट्रेट के पास, जो थेफ्ट है वो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल कोर्ट में लाया जाए तो हम लोग बोलते हैं एसडीएम या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उन्हीं की कोर्ट में जाती है चोरी का मामला। अब अगर 2 एफआईआर चोरी की है और दोनों उनके पास आई है, तो जो नए स्टूडेंट है बहुत ध्यान से सुनिए तभी ये क्लियर हो जाए। एक ए नामक पर्सन है, उसके खिलाफ 379 की एक्यूज बनाया गया है, और एक बी नामक पर्सन है, उसके खिलाफ भी 379 की एफआईआर लॉन्च हुई। ए का पर जो चार्जेस लगे हैं, ए भूखा था और एक होटल से उसने खाना चुराया, और खाना चुराते समय होटल के मालिक के द्वारा वो पकड़ लिया गया। होटल के मालिक ने चोरी की एफआईआर उसके खिलाफ लिखा दी और वो व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने है। ए सुनील कुमार जी ध्यान से सुनिए। बी, एक बी नामक पर्सन है जो बैंक किसी काम से जाता है और देखता है कि जो बैंक का कैशियर है वो है नहीं, तो वो कैश को उठाता है, पॉकेट में रखता है, तभी सीसीटीवी कैमरा देखकर गार्ड पकड़ लेता है। बी के खिलाफ भी एफआईआर हुई चोरी की, बी को भी पुलिस अरेस्ट। ए के खिलाफ भी 379 की एफआईआर है, बी के खिलाफ भी 70। अब अगर एक्स नामक कोई मजिस्ट्रेट है, एक्स नामक
तो ए को बेल देगा मजिस्ट्रेट एक्स, नहीं देगा। बी को एक्स नामक मजिस्ट्रेट बेल देगा कि नहीं। तो अब ए नामक व्यक्ति को क्या एक्स नामक मजिस्ट्रेट बेल दे कि नहीं? सत्येंद्र जी बताइए। आप मजिस्ट्रेट हो गए, आपके सामने ए नामक पर्सन की बेल आती है, आप उसको बेल देंगे कि नहीं देंगे? देंगे सर। क्या लिखेंगे अपने? ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। नॉन बेलेबल में आप बेल दोगे तो विद रीज़न दोगे। क्या रीज़न लिखिए? बताइएगा सर। कपिल कुमार जी, क्या आपका हेलो। क्या कैमरा बंद हो? पाठक जी आप बताइए। जी बता रहे हैं, ए नामक व्यक्ति मतलब जो होटल से भोजन लिया है ना, भोजन चुराया है, तो कहा जाएगा कि जो है कि भोजन चुराया था और अति आवश्यकता थी, और भोजन चुराना और बैंक से पैसा लूटना माने दोनों में अंतर है। भोजन अरे चुराने भाई, को आपके पास केवल एक ही बेल आई है ना, तो आप कहाँ बैंक वाले के पास चले गए? बैंक वाला आपका पास नहीं आया। जी हम ये उसमें लिखेंगे। देखिए सुनिए साहब लोग, आप अपने ऑर्डर में लिखिएगा ए नामक एक्यूज बेल ग्रांट कर रहा हूँ और जमानत इसलिए दे रहा हूँ कि ए ने जो ऑफेंस किया है उसका ऑफेंस कोई ऐसा ऑफेंस नहीं सोसाइटी पर असर, ऐसा नहीं कि पूरा समाज प्रभावित हो। उसका अपराध जमानती है, उसका अपराध ऐसा है जिसमें जमानत न्याय हित में। तब मैं इसको अब बी नामक आया, बी के बेल आप क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे कि अलाउ करोगे? श्वेता बताइए। हाँ आप लोग छिपे रहते, सब लोग सामने रहा करिए, सीखिए नहीं तो कब सीखोगे आप लोग? बताइए क्या करिएगा अगर आपके पास बी के बेल आई? सर मैं नहीं, और कौन, किसका नाम है श्वेता? बताया ना यहाँ पे। आप लोग सब लोग कैमरा ऑन करके अपनी खोपड़िया हमारे सामने रखा करो, है ना? पंखा मत दिखाया करो, हमको मालूम सबके घर, है ना? तब तो सीख पाओगे, नहीं तो क्लास खत्म हो जाए। अब थोड़ी सीआरपीसी पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर बहुत डीप में हो गया, फिर आप बाद में कहोगे सर मुझे ये समझ में नहीं आया। सर एक बार के केवल जिम्मेदार है, बार बार के जिम्मेदार नहीं, क्योंकि आपको यूएस पढ़ाना है, ईपीए बहुत से पेपर है। क्या करिएगा अगर एक्स के सर नहीं देंगे बेल। क्यों नहीं देंगे? सर चोरी करना, वो पैसा चुराना उसकी जरूरत नहीं थी और वो गलत मैसेज दे रहा है, बैंक को लूट रहा है, तो फिर उसको बेल काहे को देंगे? चारवी, देहरादून में आपके क्या बैंक में क्या करिएगा? सर बेल ग्रांट नहीं होगी क्योंकि जो उसका एक्ट है, जो उसका ऑफेंस है, वो सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो राइट, पैसा है वो सोसाइटी का होता है। देखो जब कभी बैंक में चोरी होती है, लूट होती है, डकैती होती है, सबसे पहले क्या होता है? बैंक को सील कर, बैंक को सबसे पहले क्या होता है? बंद। ठीक, अब बैंक में पैसा किसका होता है? आज का सोसाइटी का। अगर किसी को, अब बैंक तो बंद कर दिया, अब एक दिन बंद रहेगा कि 2 दिन बंद रहेगा, इस बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कैसे निकाल? एटीएम तो आज आया है, कैसे निकालो? किसी घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, किसी कोई शादी पड़ी, कुछ भी ज़रूरत पड़ गई, बैंक तो बंद। तो जो बी नामक व्यक्ति ने बैंक के पैसे की चोरी करने किया, वो समाज को प्रभावित, और उसका अपराध इतना गंभीर अपराध है कि उसको हम जमानत नहीं। देखो लिखा कैसे जाता है, मजिस्ट्रेट लिखेंगे बी नामक एक व्यक्ति की बेल एप्लीकेशन को डिसमिस, बी के ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं बैंक से पैसा चुराने का, बैंक का जो पैसा होता है वो सोसाइटी का होता है, और इसने जो अपराध किया है वो समाज को प्रभावित किया है, सर न्याय हित में वो जमानत देना, बेल रिजेक्ट। अब बेल रिजेक्ट होने के बाद वो यही वाले पोर्शन पर, चाहे वो थेफ्ट का मैटर हो, रॉबरी का मैटर,
डकैती का मैटर हो, यहीं पर बेकादी, ठीक, इसी पे हमको बड़े एडवोकेट की जरूरत, क्योंकि बड़े एडवोकेट अगर अच्छे से आर्गूमेंट करते हैं और मजिस्ट्रेट या सेशन जज उनके आर्गूमेंट से प्रभावित हो जाते, यानी उनको लगता है कि जो ये मांग रहे हैं वो बिल है, अदरवाइज बिल रिजेक्ट, समझ रहे हैं। तो ये होता है जो बीच वाला पोर्शन है। देखो 3 भाग में हमने 437 को बनाया है। 437 का भाग नंबर 1 है कि 3 लोग अगर कभी उनके खिलाफ नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो वो अधिकार के रूप में बिल मांगेंगे, उनको बिल दे दिया जाए। पहला 16 साल से कम, दूसरा पर्दानशीन महिला है, तीसरा रोगी हो गया। थर्ड पार्ट हमने बनाया किन लोगों को नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो मजिस्ट्रेट या वो सेशन कोर्ट जिसके सामने बेल मांगी जाएगी फर्स्ट टाइम नहीं देगा, उसको याद कर लो 3। अगर ऐसा पर्सन है जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इस बार जो उसने ऑफेंस किया है वो किया है डेथ सेंटेंस का या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दूसरा, ऐसा पर्सन जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है यानी प्रीवियस कन्विक्शन है, और प्रीवियस कन्विक्शन होने के बाद उसने इस बार जो ऑफेंस किया वो डेथ सेंटेंस का किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का किया, 7 ईयर या मोर देन, कोर्ट बेल नहीं दे। तीसरा, ऐसा क्रिमिनल जिसको 2 बार या 2 बार से अधिक कन्विक्शन मिल चुका है, यानी उसकी केस हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री है, इस बार अगर उसने केवल 3 साल या 3 साल से ऊपर का ऑफेंस किया है तो भी बेल, ऐसे अगर बोल ले जाओगे बन जाओगे मजिस्ट्रेट, नोट कर लो। जहां आप सीआरपीसी की लैंग्वेज रटने से काम नहीं चलेगा। आपको बताना है पहला कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई केस हिस्ट्री नहीं है, दूसरे में केस हिस्ट्री आ जाती है, और तीसरे में क्या आ जाता है, हिस्ट्री सीटर, हैबिचुअल ऑफेंडर। इनको याद कर लो। तो जो बचे हुए ऑफेंस हैं जिसमें पहला पार्ट और तीसरा पार्ट लागू नहीं होता, वो डिपेंड करता है कोर्ट बेल दे या बेल, कोर्ट की अपनी उसी डिस्क्रिशनरी पावर के लिए हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर एडवोकेट को हायर करते हैं। जो एडवोकेट होते हैं वो कोर्ट के सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग लगाते हैं। ये हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केस में बेल दी है। अगर मजिस्ट्रेट को, सेशन कोर्ट को इस फैक्ट्री लगा दो। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब इसको आप लोग की ड्यूटी है कि इसको याद करके, पहले जैसे हमने समझाया है, अगर समझ में आ गया वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार कॉपी में नोट करिए। जब समझ में आ जाए, ठीक, तो आप क्या करिए, अकेले या तो किसी घर में बोल दीजिए कि हम बोल रहे हैं, सुनिए, किसी सुनाइए, देख कॉपी देख के सुन, कोई ना मिले तो सामने ग्लास के सामने खड़े होके बोलिए। 3 लोगों का बेल मिलेगी, 3 लोगों का बेल नहीं मिलेगी, तो सीख जाओगे काम। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ। क्लियर है? सर क्लियर है। थर्ड वाला सर इसमें था कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, अगर वो 3 बार मान लीजिए खाने की ही चोरी करते हैं तब भी उनको बेल नहीं मिलेगी। चोरी करो मतलब जी भाई, आप ये समझो फाइनली अगर आपको देखो, मैं अगर फाइनली आपको कन्विक्शन मिल गया, देखो अगर किसी को खाने के लिए बेल मिला है तो क्या एक्विटल है? वो किसी ने होटल से खाने किया और उसको कोर्ट ने बेल दे दिया तो क्या नहीं सर, तो उसका ट्रायल चलेगा ना। ट्रायल में अगर कन्विक्ट कर दिया गया तो वो तो कन्विक्शन चाहे आप जिस भी ऑफेंस का हो, में कहा गया 2 or more than 2 मामलों में कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको जो चोरी है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कल हम लोग इस आगे कल क्यों